यहाँ पे दिल्ली के आसपास के जो गिरोह थे उनका दबदबा उस ज़माने में था। रोहतक से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से वो आते थे करके, क्योंकि स्पिल ओवर करके जाना आसान था तो चले जाते थे। गेम होने के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि द एंटायर टॉप मैनेजमेंट लैंडेड अप इन तिहाड़ जेल। जाहिर सी बात है। 4 लोगों को छोड़ के उसमें एक आपके साथ अभी बैठा हुआ भी है। जी। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर रोई क्योंकि आतंकवादी मारे गए। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक अपने अफसर को अशोक चक्र दिलवाया, देश का जो सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड सिविलियंस के लिए है। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक ही सरकार, वही सरकार, उन्हीं की सरकार अफसर को अशोक चक्र दे रही है और जो उनकी चीफ है वो क्या गेम? वो सेंस ऑफ प्राइड जब तक हमारा नहीं होगा, हम गुलामी की मानसिकता में ही जीते रहेंगे कि अरे यार हम में ही कमी थी कि 800 साल उन्होंने राज्य किया। हाँ। किस हालत में किया और क्या वो एक दिमाग में बिठा दिया गया। एकदम आपने सही कहा। एक इसका जो 3 कोर्ट केसेस हुए वो बड़ा अपने में एक कहानी है। जो अभी पॉडकास्टिंग चल रहा है और कभी मौका मिले तो देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आमतौर पर आईपीएस अफसर का मतलब होता है कि वो एक जिले में अपराधियों से लड़ रहा है और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक रौबदार छवि वाला आईपीएस अधिकारी। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो अपराधियों के प्रति जितने सख्त और जितने कठोर रहे, उसके अलावा उन्होंने जिंदगी के कई फील्ड्स में कई तरह के, उनकी जो पर्सनालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो एक लेखक रहे हैं, एक पत्रकार रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के ऑर्गेनाइजर रहे हैं। वो उन्होंने कई सारी फील्ड्स में ऐसे काम किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनका नाम है उदय सहाय। मैं आपसे उनका परिचय करवाऊँ और उनके बारे में मैं जितना कुछ कहूँ उससे बेटर है कि उनसे ही सीधे जानकारी ली जाए कि उनकी इतनी मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनालिटी है उसका राज क्या है, वो समझते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, इतना जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए। आपने छोटे शब्दों में ही पूरी बात बांध दी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि लोगों के दिमाग में एक इमेज बना हुआ है पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, और वो इमेज ये है कि जो ऑफिसर केपीएस गिल हो, वो ऑफिसर किरण बेदी हो। तो एक जो टफ कॉप का जो इमेज है लोगों के दिमाग में वही बना हुआ है। अमूमन रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि आप सिविल पुलिस को जब आप हैंडल कर रहे हैं तो सेंस ऑफ सिविलिटी अगर आप में कम है या वो कोशंट कम है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल जीवन में भी एक आड़े आएगी। तो एक पार्ट ये है, दूसरा लक भी है। लाइफ का ट्रेजेक्ट्री हर का अलग अलग होता है। मैंने करीब 12 साल एक्टिव पुलिसिंग में बिताए और मैं यूटी काडर का अधिकारी रहा 1988 बैच का, और यहाँ पर फॉर्चुनेटली ऊपर वाली कृपा थी कि फ्रंट में ही रहा। सर, हम शुरुआत से थोड़ा जानना चाहें, आप कहाँ रहे स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद फिर पुलिसिंग में आपने कुछ यादगार बातें। बिल्कुल। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। नालंदा जिला में मेरी पैदाइश हुई, लेकिन पटना कालांतर में हमारा परिवार बस गया। और चूँकि मैं अकेला लड़का था तो पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे मेरे मामा जी जो कलकत्ता में थे और वो उनके पास मुझे भेजा गया, क्योंकि फादर मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे और ट्रांसफ़र होता रहता था, तो एक स्टेबल पढ़ाई लिखाई हो। तो कलकत्ता में करीब मैंने क्लास 9 तक, नर्सरी से 9 तक कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद फादर आ गए पटना, तो जाहिर है कि मैं पटना आ गया और पटना मैंने 6 साल थोड़ी सी स्कूलिंग और थोड़ा सा कॉलेज बिताया।
उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हुए। मेरे ख्याल से यूपीएससी वाला जो बुखार है यहीं शुरू हुआ होगा। जी, आने के बाद जी, जी। आने के बाद जी, पहले तो था कि अपना दिल्ली जाएंगे, कुछ अपना अलग कुछ करेंगे। पहचान बनाएंगे। जी। उस जमाने में फिर भी सिविल सर्विसेज ही सोचते थे लोग, आज की तरह जी। 10 ऑप्शन था भी नहीं। जी। तो यहाँ आए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ हमारा, और वो मुझे बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी भी मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट अभी भी हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो जेएनयू नहीं है, अच्छा। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ही है। अच्छा। जिसे एक समय में नेहरू जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मॉडल पे यहाँ तर्ज पे पर शुरू किया बनाने जी, की जी। initiative स्कूल ऑफ लिया था। इकोनॉमिक्स इसको। जी हाँ, जी हाँ। तो वो फिर आए थे बिहार से, और जैसे आप पर जोर रहता है, हम पे भी वो लगा कि नहीं, इफ़ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ देन सिविल सर्विसेज दिया जाए। सिविल सर्विसेज दी, मेहनत की ऑफ कोर्स, लेकिन लक भी रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अलाइड सर्विस में हुआ। फिर एग्ज़ाम दिया तो मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आ गया, और फॉर्चुनेटली काडर मुझे यूटी मिला, जहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हुई थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये उसी जगह पे है जहाँ। तो ये हुई आईपीएस में आने तक की बात। अलाइड सर्विस में 1 साल रहने के बाद फिर आईपीएस में आया, ट्रेनिंग होती है। फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पे एसीपी प्रीत बिहार बतौर हुई उस जमाने में। जी। ये 1990 की बात कर रहा हूँ। उस समय दिल्ली जो था वो आज की दिल्ली से बहुत अलग थी मेरे ख्याल से। जी, उसी सब डिवीजन जहाँ हम लोग थे उसमें 2 सब डिवीजन बन गए जी, जी। आज के डेट में। नहीं, चैलेंजिंग मतलब दिल्ली में अपराधी गिरोह भी थे, कुछ आसपास के यूपी वगैरह के हाँ। जो अपराधी गिरोह भी एक्टिव थे। आज की तरह दिल्ली का कॉम्प्लेक्स अपराध- नहीं था, जी, जैसे जी। साइबर क्राइम फॉर एग्जांपल, अच्छा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं वो। हाँ, लेकिन इतना जैसे आज की तारीख में कम है क्राइम या हाँ। दबा हुआ है। हाँ। उस तरह से मेरे ख्याल उस समय में अपराधी गिरोहों का बोलबाला था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जी था हाँ। यहाँ दिल्ली में। यहाँ पे दिल्ली के आसपास के जो गिरोह थे उनका दबदबा उस जमाने में था। रोहतक से, गाजियाबाद से, नोएडा से वो आते थे करके, क्योंकि स्पिल ओवर करके जाना आसान था तो चले जाते थे। जी। और उसके बाद ट्रैक करना उनका मुश्किल था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जी। टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान, शेयरिंग इंटरस्टेट पुलिस का जो होता है वो भी कमज़ोर था। जी। तो इन कारणों से इट वाज अ टफ जॉब। लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली की खासियत ये रही कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम छोटे मोटे भले ही हों, बट बॉम्बे की तरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम का कल्चर नहीं था। जी, जी। और वो एक बहुत बड़ा। और एडवांटेज रहा। दूसरा, यहाँ दिल्ली पुलिस की खासियत रही कि यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी, चूँकि कंट्री का कैपिटल है, तो वो फोकस शुरू से रहा और आज और वो बढ़ा है। उस जमाने में हमारा हेडक्वार्टर आईटीओ पे होता था, अब जयसिंह रोड पे आ गया है, बड़ा स्वांकी बिल्डिंग है, और जी, जी। जाके आपको लगेगा किसी एडवांस कंट्री के जी। हेडक्वार्टर में आ गए हैं। तो ये दुनिया अलग हो गई है। हाँ, अलग। उस समय आपको पुलिसिंग में क्या क्या चैलेंजेस दिखे, या बड़े मतलब कुछ यादगार केसेस जो आपने। एक कहावत है कि शहर सिखावे कोतवाली। तो आप जाते हैं, धीरे धीरे आप रमते हैं और वहीं से सीखते हैं। थियोरेटिकल आपकी ट्रेनिंग जरूर हो नेशनल पुलिस एकेडमी में, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ज़मीन पे उतरते हैं, और फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि हम लोग के समय ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद पहली पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होती थी। अब कुछ सालों से, जैसा कि मैंने सुना है, शुरू के ऑफिसर्स को भेज देते हैं, किसी को अंडमान, किसी को अरुणाचल, और वो छोटी जगहें हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं है, तो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उस तरह की नहीं होती जो उस ज़माने में होती थी, बिकॉज यू आर इनवेरेबली पोस्टेड इन दिल्ली। 5 अगर ऑफिसर्स हैं तो 3 या 4 की पोस्टिंग दिल्ली में ही हो जाएगी। तो मैं थोड़ा लकी रहा उस ज़माने में जी। और फिर उसके बाद तो फिर आप कहीं भेज दिया जाए। मिज़ोरम में रहा तो हम लोग एक जगह में थे जिसको मिज़ोरम ऑफ मिज़ोरम कहते हैं। अच्छा। मतलब वहाँ मिज़ो ऑफिसर्स को भी
भेजने में वो बड़े रिलक्टेंट होते अच्छा, थे। वो टेरर, वो एक तो आज का जो आप बांग्लादेश का प्रॉब्लम सुन रहे हैं, टफ टेरर मतलब। हाँ, जी। वो मिजोरम उसकी टंग थी। तो एक तरफ बर्मा था, एक तरफ बांग्लादेश था, और जो टेररिज्म का आर्म्स की पूरी कॉरिडोर थी वो मिजोरम होती थी। कॉक्स बाजार एक पोर्ट था, उस समय ये मान्यता थी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा वो आर्म्स बाजार है। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं सर? ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 से लेके 92 तक। जी जी, अच्छा। और वो कट अक्रॉस करके जो बर्मी इंसर्जेंट्स हैं बाजार खरीदते थे। बाजार में जैसे यहाँ जाते हैं आप, मॉल में कुछ खरीद लिया, उस तरह से वहाँ पे आर्म्स उस जमाने में। अच्छा। और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये नहीं कि सिंपल कट्टा और वो AK-47, AK-56, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आज और भी सोफिस्टिकेटेड हुआ होगा या सिनारियो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उस जमाने में वो एक जगह से खरीदते थे और वहाँ से वो कट अक्रॉस करके जंगल ही जंगल चले जाते थे बर्मा। तो एक तरह का हमेशा एंजाइटी रहती थी कि कुछ भी यहाँ हो सकता है। और उसमें से 100 उन्होंने खरीदा तो रास्ते के खर्चे के लिए रास्ते में ही 1-2 बेच दिया, और उसका रिपरकशन आपके इंडिया में पड़ता था, मिजोरम पड़ता था। तो वो एक जमाना था। फिर यहाँ आए तो बैक टू, चूंकि मैं 2 सब डिवीजन में कर चुका था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। एडिशनल DCP में था। वो जिला भी आज 2 जिला बन चुका है, आउटर जिला है और नॉर्थ वेस्ट जिला है। उस समय एक ही था। नॉर्थ वेस्ट को तो माना जाता था कि क्राइम का गढ़ है, और उधर से हरियाणा से मैं जिन दिनों रिपोर्टिंग में था जो पूछता था कि उस समय तो नॉर्थ वेस्ट के जो DCP थे वो बोलते थे कि और कहीं नहीं मिले तो मेरे पास आ जाइए, मेरे पास कुछ ना कुछ दे दूंगा। ट्रेडिशनल क्राइम की दुनिया जो थी वहाँ, उसका बहुत बढ़िया एक्सपोजर होता था। अच्छा। ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब, आप थाने में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक लिस्ट लगा होता है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, रॉबरी। इसको ट्रेडिशनल क्राइम हम लोग कहते हैं, जो आज भी है, आज से 200 साल पहले भी। तो उस समय कुछ आपने ऐसा कुछ मतलब याद, मेमोरी की कुछ? कई इस तरह की यादें तो कई हैं। कोई चर्चित क्राइम या जो याद हो आपको अभी तक, या कोई वैसा पुलिसिंग का नया? अब जैसे वहाँ पे इंटरस्टेट गैंग का चूंकि काफ़ी दबदबा था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कोऑर्डिनेशन का, कि करके वो हरियाणा भाग गए। और हरियाणा पुलिस के साथ आज की तरह जो तालमेल है, फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी एक है तो आसान हो गया है। उस समय बहुत डिपेंड करता था किस तरह का आपके रिलेशन है वहाँ के ऑफिसर्स के साथ। और हर केस में DG तो इंटरफेयर करेगा नहीं, वो तो वहीं का ASP है, SP है, उससे बनाना तो वो एक शुरू में समझदारी आने में समय लगता है कि इंटरपर्सनल कोऑर्डियल रिलेशंस कितना मैटर करते हैं क्राइम की दुनिया में। सो वी यूज्ड टू बी वेरी श्योर कि जो 2-3 जिले पड़ते हैं पास में, उससे एक अच्छा संबंध रहे। वो भी दिल्ली आए, उनको भी 2 काम पड़ता है, तो आप उससे फैसिलिटेट कर दें। आप जब जाएं तो काम उनको ज़्यादा होता था, सोशल और ऑफिशियल हम लोग को कम होता था, बिकॉज आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। जी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ गैंग्स पर जब दबिश बनाई तो उनके बेस यहाँ भी थे। आप अगर नरेला जाएं, खंजावला जाएं, उन एरियाज में वो कल्चर सेम है। उनके चाचा ताऊ मौसा इधर भी हैं, इनके उधर हैं। तो उससे निकाल के लाना एक मेजर चैलेंज था। मुझे उस समय 2 गैंग्स के केस का याद है जहाँ काफ़ी फायरिंग हुई और गांव वालों की तरफ से फायरिंग। अच्छा। तो वो एक एक्साइटमेंट यंग एज का भी होता है। और जी। उसके बाद फिर उसके बाद एक टेररिस्ट का वो इंसिडेंट याद आता है जहां वो पूरा दिल्ली पुलिस सपोर्ट में खड़ी थी। अचानक टेररिज्म उसके बाद बढ़ा। हाँ, टेररिज्म का तो वो एक छिप कर बैठा हुआ था एक टॉप फ्लोर पे, एक रोहिणी के पास वो जगह थी, और उसने उस जमाने में उस मकान में लिफ्ट लगा रखा था। अच्छा। और सीधे वो नीचे से ऊपर जाता था, पीछे की तरफ लिफ्ट था। अच्छा, उसने खुद अपने लिए ऑपरेट करा रखा था। और वहाँ से काफ़ी अच्छी तादाद में हमें आर्म्स और एमुनिशन, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले थे। वो टेररिस्ट का चीफ टेररिस्ट था।
टेररिस्ट था, पंजाब का टेररिस्ट था अच्छा, उस जमाने में। हाँ, उस समय शुरुआत जो जी हाँ, टेररिज्म जी हाँ, इधर ही से आई, जी हाँ, पंजाब जी वाले। हाँ। जी जी 84 के पहले के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। जी तो वो इंसिडेंट आज भी मेरे दिमाग में, जी। उसमें काफ़ी फायरिंग हुई और अंत में वो मारा गया, अच्छा, अंदर था, क्योंकि जाहिर है कि वो 2-3 थे, 3 तो तुरंत मर गया, तो उसने अपना दुर्ग बना रखा था वहाँ। पूरा दुर्ग बना रखा था। और ऊपर से फायरिंग, आप कोई भी इस में ट्रेंड आदमी बताएंगे आपको जी कि आपका अगर डोमिनेटिंग पोजीशन है हाँ 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 तो आप हावी होना आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो वो थे तो 4, लेकिन वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थे और नीचे फोर्स खड़ी है। हाँ, कुछ नहीं कर सकती, और उस जमाने आज के तरह हेलीकॉप्टर और इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था। सपोर्ट नहीं था। हाँ हाँ तो जो करना है मैनुअली करना है, जी जी और आपके पास वेपन है। जी और इंटरेस्टिंग है कि कई वेपन जो हम स्मॉल आर्म्स कहते हैं उसमें उतनी रेंज भी नहीं होती है हाँ, कि नीचे से आप गोली चलाएं तो चलाएं, जरूरी और कि उनके पास वहाँ अच्छे पहुंच जाए। एडवांस तो अनलेस यू आर यूजिंग AK-47 और जी जो असॉल्ट राइफल्स ट्रेडिशनल वाले हैं, जी 303 वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है। हम्म, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे ब्लॉक किया गया पीछे का, ये उसको उड़ा ही दिया गया ऑलमोस्ट। अच्छा। इंटरेस्टिंग पुलिस वाले में जी। आप पुलिस के बाद अचानक मतलब सब लोग आपको एक अच्छे पुलिस अधिकारी, और नॉर्थ वेस्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने पुलिसिंग का बहुत अच्छा ये किया, अचानक फिर आप पुलिसिंग से बिल्कुल डिफरेंट लाइंस में पहुंच गए। मतलब मेरे ख्याल से आप डीसीपी पीसीआर थे, जी तो उस 1 समय साल के में लिए। आपने एक कैलाश मानसरोवर यात्रा जी हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। शुरू की थी। तो उस समय मैं रिपोर्टिंग में था, मुझे याद है मैंने हाँ, कवर किया था आपका वो अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा जिसमें कैलाश मानसरोवर का के आपने बारे में। दिखाया था पूरा, जी हाँ, जी हाँ। कि वैसे वो तो अचानक आपका जो मन है वो कैसे दूसरी तरफ देखिए, एक भटकने लगा? नॉर्मल IPS IAS ऑफिसर के करियर में फील्ड पोस्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और मैं कहूँगा कि आई वॉज लिटिल लकी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि मैं हमेशा 1-2 पोस्टिंग छोड़ के फील्ड में ही रहा। ACP प्रीत विहार, ACP पटेल नगर, फिर बाद में वहाँ भी गए थे SP मिजोरम में, फिर यहाँ पे अशोक विहार नॉर्थ वेस्ट, DCP, हाँ, और फिर एडिशनल DCP वेस्ट, जी DCP वेस्ट थे, DCP सेंट्रल थे। जी जी तो वो एक शुरू में तो किक मिलता है और ये करियर का लगता है कि हाई पॉइंट है, लेकिन लगातार करते करते एक फटीग भी सेट इन होता है कि क्या यही जिंदगी चलती जाएगी। जी तो DCP सेंट्रल आते आते मुझे लगने लगा था कि एनफ इज एनफ, हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, हमें और कुछ कर एक्सपेरिमेंटल होना जी चाहिए। जी और थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक था, थोड़ा आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में मैंने शुरू से, तो मैंने कई लोगों से राय लेना शुरू किया जो अफसर्स करते हैं। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग मेंटोर मिले मुझे, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो फितरत है और जो तुम्हारी किस्मत है वो है पड़े पे फारसी बेचे तेल वाला। तो अगर तेल ही बेचना है तो फारस में जाके बेचो। बीच सही है, हाँ, तो हमने कहा इसका मतलब क्या है, हाँ, 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 मैंने कैन यू एक्सप्लेन। हाँ, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही, उसने कहा कि भाई ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जहाँ टेम्परामेंटली थोड़ा बहुत तुम्हारे पसंद की चीज़ हो अमूमन होती रही हो, जी या उसका वो नेचर ऑफ जॉब भी हुई हो। तो हमने कहा ये तो बड़ा, मैंने काम कभी की बात सोचा ही नहीं। जी और वहाँ से वो जो ट्रांजिशन था वो बड़ा ही सुंदर ट्रांजिशन था। वो एकदम बिल्कुल रोज क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो। तो वहाँ से मैं प्रसार भारती आया, एक अच्छे पोजीशन में आया। तो और उसका पुलिस में लिमिटेशन एक बहुत बड़ा होता है कि हम बड़े टेरिटोरियल से हो जाते हैं। प्रसार भारती में भी आप विजिलेंस अफसर भी रहे थे, चीफ विजिलेंस अफसर, तो जी, वो मैं वहाँ पे ADA, तीन पोजीशन थे हाँ, आप वहाँ। 3 पोजीशन में थे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चीफ था, CVO था, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ था। और मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप सब डिवीजन के इंचार्ज हैं, या आप कल जाकर जिले के इंचार्ज हुए, या कल जाके रेंज के, तो एक टेरिटरी बहुत लिमिटेड है आपकी। और जब आप ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अचानक आप पाते हैं कि अरे भारत, पैन इंडिया, ऑल इंडिया सर्विस रियल सेंस में, वहाँ कभी आप कश्मीर जा रहे हैं, कभी आप तमिलनाडु जा रहे हैं। तो वो जो विजन का एक्सपेंशन ज़बरदस्त हुआ वहाँ पे। प्लस हमारे जो कलीग्स थे सब सिविलियन ऑफिसर थे, अधिकतर
ऑफिसर्स मंत्रालय वगैरह में काम करके, तो काफ़ी सब्र से काम कैसे पुलिस में तो है कि अभी नाउ और नेवर वाले में जीते हैं आप। प्रसार भारती में सर आप किस साल में थे, और उसका सरकारें क्या क्या थी, मतलब जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी, हाँ, उसके कारण कुछ दबाव, कुछ फॉर्चुनेटली challenges? धीरज जी उस पीरियड में जब मैं आया उस समय तक 2001 की बात है, बीजेपी सरकार ही थी। जी। और हमारे जैसे सुषमा जी थी वहाँ पर हम्म। अच्छे एक पीरियड में, जब वही अनिल बैजल जी को वहाँ अनिल बैजल जी को भी जी, वही रखा था। एक तरह से उन्होंने रखा हाँ। था वो जी। तो और सुषमा जी का काम करने का तरीका भी बहुत अलग था। अलग ही था, और जी। उनके साथ ऑफ कोर्स हम लोग हेड नहीं कर रहे थे, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा इनफॉर्मल ढंग का, जी। वो पुलिस नहीं होता है कि एक रैंक बड़े से बात कर लिया तो 4 लोग नजर घूरने लगेंगे आप। जी। वहाँ पे एक इनफॉर्मल होता था, वो अच्छा था सीईओ भी मिल रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं। जी। ऑफ कोर्स इफ ही इज अ लिटिल ओपन माइंडेड गाय, तो कभी कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं। तो वो एक पैन इंडिया एक्सपीरियंस विजन आपका जी। वो बिल्डअप होना शुरू हुआ वहाँ पे, और वो आज तक मुझे लगता है कि मैं दोस्तों से कहता हूँ कि भारत में 3-4 कैरेक्टर ही हैं जिनको मैं पैन इंडिया विजन वाला मानता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे चाणक्य जी। जिसका उस जमाने में भी एक पैन इंडिया विजन था जी। उसके बाद शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए, कहाँ पूरे भारत को उन्होंने एक सूत्र में बांधा। और मॉडर्न टाइम में जैसे विवेकानंद जी जी। और उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत लोगों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन उस जमाने में भी जब बहुत टेरिटोरियल लोग होते थे, आज भी कई लोग बहुत टेरिटोरियल होते हैं, जहां उनसे बात करेंगे मेरे यहाँ ऐसा था, अरे आपके यहाँ ऐसा था, लेकिन पूरे देश में क्या है, देश में विदेश में दुनिया बहुत बड़ी है। तो वो टेरिटोरियलिटी के बियॉन्ड ये पर्सनालिटीज आपको दिखेंगी। तो मुझे फैसिनेट करता था, और वो मेरी जो अंदर की कसमसाहट थी वो प्रसार भारती में आकर थोड़ी शांत हुई जी। इट वॉज अ ग्रेट 5 साल जो वहाँ रहा, मैं उसको बहुत, तो वहीं पे कैलाश मानसरोवर का जिक्र किया आपने जी। तो अभी भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के रास्ते से कई ग्रुप्स को भेजती है जी जी। अभी भी आप एक तो ग्रुप नेपाल से जाता है और एक भारत के रास्ते से पिथौरागढ़ होके आप लिबू पास क्रॉस करते हैं। तो उसमें हर ग्रुप के साथ वो एक लियाज़ों ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगाते हैं, और उसके लिए बड़ी मारामारी भी होती है। अच्छा। इंटरव्यू होता है, तो वो हमने भी फेस किया और उसमें एक में सिलेक्शन हो गया हमारा। तो एक तरह से बिना अपने खर्चे के उसमें टीए मिलता था इंटरनेशनल रेट पे, एक नया एडवेंचर। टिबेट में गए आप तो वो एक फॉरेन टेरिटरी है जी। तो सरकारी खर्चे पे, और इतना सुंदर एक्सपीरियंस था वो जी जी। अब मैं मजाक में कहता हूँ कि अगर 3 हाईएस्ट ऑर्डर गॉड के सनातन धर्म के लिए आप, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऑफ कोर्स। तो ब्रह्मा के पास आप जा सकते हैं, लौट नहीं सकते। ब्रह्मा लोक में गए तो आप लौट नहीं पाएंगे जी, जी। विष्णु लोक में भी आप जाएंगे तो जाने को जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। एक शिवलोक ही है जहां जाइए, दर्शन कीजिए, आत्मसात कीजिए, रूबरू होइए और वापस फिर से गृहस्थ जीवन में। तो उस हिसाब से मुझे कैलाश मानसरोवर बहुत ही, और आज भी लगता है कि वो बूंद बूंद इंस्पिरेशन। मुझे याद है आपके वो फोटोग्राफ्स आपने जो उस समय वहाँ खींच के जो पब्लिश दिखाए लौट के हम लोगों ने भारत के जो 3 बड़े नाम हैं माउंटेन फोटोग्राफी के, उनसे हाथ मिलाई, उनसे मिन्नतें की, और वो तैयार हो गए। वो भी बड़े लोग हैं, अशोक दिलवाली जी के साथ, अनूप शाह के साथ जी। और मैं खुद, एक स्वामी जी थे जिन्होंने 15 बार कैलाश वो गए थे। अच्छा। और जाड़े में भी गए थे जहाँ पशु पक्षी भी भाग जाते हैं। अच्छा। वो 4 लोग मिलके हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में। माटी घर उस समय काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था, अब तो शायद वहाँ से हट चुका है वो। और वो 1 हफ्ता लगा कि डिमांड की और
सुषमा जी ने उसको इनॉग्रेट किया, जी रविशंकर प्रसाद जी ने उसको कंक्लूड किया, जी और बीच में कई स्कॉलर्स जो कैलाश के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उसका टॉक, कई चीज़ें उसमें की, एग्जीबिशन तो जी जी था ही। जी तो बहुत, और आज भी कई लोग दिल्ली में घूमते फिरते मिल जाते हैं कि आपने कैलाश वाला जो एग्जीबिशन किया था। जी और धीरज जी आपको बताएं, वो इतना इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन हुआ कि फिर मुझे न्योता आया कुंभ से, अच्छा फिर मुझे न्योता आया देहरादून से, और ये तो इंडियन टेरिटरी में, जी फिर मुझे न्योता आया हांगकांग से, अच्छा और हांगकांग के बाद शेंजन से, और फिर एक सज्जन थे सिंगापुर के सबसे बड़े रिचेस्ट, हरलाल का शायद नाम था, गुजर गए 2 साल पहले, उनके कई 5 स्टार होटल वगैरह सिंगापुर वगैरह में हैं। तो उन्होंने समय लेकर आके मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी मतलब इवेंट की भाषा में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जी और आप जो आपका डिमांड है बताइए। और लिटरली उन्होंने पॉकेट से एक चेकबुक रख दिया कि दैट्स योर कॉल। और हम लोग भी एक थोड़े सनकी भी थे, थोड़े 3-4 दिन मैंने सोचा, और एक तरफ लालच ने भी थोड़ा घेरा कि अचानक वो डॉलर में, जी लेकिन फिर मुझे क्या लगा कि नहीं, मैं शिव जी का सौदा नहीं करूँगा, एंड आई डिडंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी बात सही है कि वो हरलालका जी को मना करने के बाद कोई एग्जीबिशन का ऑफर आना ही बंद हो गया। अच्छा वो आज भी मेरे पास वो सारे फोटोग्राफ्स नहीं हैं उसका एक और हालांकि आपने चूंकि उस ऑफर को छोड़ दिया है, इसलिए मैं आपको उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक फायदा होता कि इसको कमर्शियलाइज करने से वो ब्रॉडर वाइड इसमें चला मेरे जाता। मेरे मेरे उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत सेक्रेट चीज हाँ 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 देख के आया हूँ, हाँ और नहीं हम लोग उसको इमोशनली थोड़ा प्रसाद, सा हाँ, जी प्रसाद की तरह तो मैं बांटने को तैयार हूँ। जी हम लोगों ने एक छोटी फिल्म भी बनाई जो एमईए का आइकॉनिक फिल्म उसके साइट पे होता था काफी समय तक, कैलाश मानसरोवर पे। अब तो उन्होंने थोड़े ज्यादा पैसे लगा मैंने के, देखा कि सोशली जो चीज फैलती है उससे ज्यादा कमर्शियली फैलती है, हाँ, तो कमर्शियली फैलाना हमेशा गलत नहीं होता है, जी जी, लेकिन नहीं मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, जी वो उस समय का जज्बा, जी जी चीजें जी बदलती हाँ हैं, हाँ एंड यू इवॉल्व एंड यू रियलाइज कि अपस्केल करने के लिए हम्म, बाजार का सहारा तो आपको लेना ही चाहिए, और लेते ही हैं लोग, उसमें कोई जी अनैतिक नहीं है। बट उस समय आके कैलाश से आए हैं, लगता है कि आप कोई चंद्रमा से आ भगवान गए शिव के पास हाँ, जी जी और तो ये और उसके बाद फिर आप दिल्ली गवर्नमेंट में पत्रकारों के साथ जुड़े। वो पहली पोस्ट थी जो आईएएस की हुआ करती थी, उसको आपने हथियाया, दिल्ली डी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी रहे आप। फिर उसके आप बाद जैसे जो हमारे मित्र हैं जर्नलिज्म के, वो कहते हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं। वहाँ क्या हुआ कि हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी थे आईएनबी मिनिस्ट्री में, तो उनसे मेरा ऑलमोस्ट, वो सीवीओ थे मिनिस्ट्री के, अब मैं सीवीओ था प्रसार भारती का। जी जी कोऑर्डिनेशन मंत्रालय तो सारे यूनिट्स के 14 यूनिट्स, मीडिया यूनिट्स हैं भारत सरकार के, उस सब के इंचार्ज होते हैं। तो उनसे जब इंटरेक्शन होने लगा तो मज़ा आने लगा। वो थे पीके त्रिपाठी साहब, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने दिल्ली में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी थे। तो उनको शायद मेरा मिजाज पसंद आया होगा, मैं भी उनको काफ़ी पसंद है, आज भी हमारे रिश्ते बहुत ही मधुर हैं। तो ही वॉज द वन हु पिक्ड मी अप। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मैं जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा डिसीजन रहा। जी आपने जो पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन बनाया जी जी, उस समय के पहले भी नहीं रहा, उसके बाद भी मुझे नहीं दिखा। और बहुत इंटरेस्टिंग था धीरज जी, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया तो सीएम बहुत डिसाइसिव थी, नो डाउट अबाउट, उसमें कोई, लेकिन सीएम के पास एडवाइजर भी होते हैं। एक एडवाइजर ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स मे बी वेरी गुड इन लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम, बट दे आर ऑल्सो नोन टू स्पॉइल कम्युनिकेशन, एंड आप उसी को इंचार्ज बना के ले आए लेकिन वो लीडरशिप का यही उन्होंने कहा कि नहीं, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने स्टूडेंट बन गए हम लोग वहाँ। और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के यहाँ जाता था, पीआर एजेंसी के यहाँ जाता था, और कई मीडिया जगहों पे सीखने के ख्याल से कि हाउ डू दे डू वर्क, एंड उससे बहुत फायदा हुआ मुझे। फिर आप आए कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ, हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स एक ग्लोबल, वो एक सब डिवीजन से लेके, जिले से लेकर जी। वो नेशनल लेवल तक हुआ प्रसार भारती है। ये ग्लोबल आयोजन बहुत बड़ा था, काफी बड़ा आयोजन था, और उसमें ग्लोबल इस सेंस में कि आपके पास करीब करीब 125
इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स वहाँ थे अच्छा, और वो अपने अपने महारथी थे। कितने साल आप कॉमनवेल्थ 2 गेम्स? 2 साल तक। अच्छा, उसके बाद गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया तो हम लोगों ने अपनी तो आपने फिर जनरली वापस सर्विस में आने के बदले आपने छोड़ दिया नौकरी, हाँ वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट? एक प्रावधान है सरकार में कि नहीं नहीं, 20 वो साल तो के है, बाद, लेकिन हाँ, आपने क्यों छोड़ी नौकरी? क्या कोई दबाव जिंदगी था न कुछ? मिलेगी दोबारा। अच्छा, ओके। अगर एक लाइफ मिलती है वो हाँ। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जब हम ग्रेव में जाएं या हाँ, वही ऐसा तो नहीं क्रिमेशन कि ग्राउंड में जाएं। वो पुलिसिंग उस समय फिर एक आपको लग रहा था कि वो नहीं, दोबारा? वो एक उस तरह से मैं समझता हूँ कि उसको जज करने के बजाय वो एक दौर था और लाइफ में दौर पे दौर आता है, हाँ। उस दौर से निकल चुका था मैं। अच्छा, I दिल्ली didn't पुलिस want से to- सर आप बहुत दिनों तक जुड़े रहे। दिल्ली पुलिस के कुछ मतलब उस समय के, आपके समय के कुछ ऐसे जो कारनामे या कहा जाए ऐसी करिश्मा थे जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं है। मैं एक अच्छा। पर्टिकुलर एक एग्जांपल मेरे दिमाग में था, अभी भी आया, कि जैसे एक बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। हाँ, उसमें सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी रात भर रोई क्योंकि आतंकवादी मारे गए। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एक अपने अफसर को अशोक चक्र दिलवाया, देश का जो सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड सिविलियंस के लिए है। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक ही सरकार, वही सरकार, उन्हीं की सरकार अफसर को अशोक चक्र दे रही है और जो उनकी चीफ है वो क्या क्या गेम हुआ ये? धीरज जी, मैं उस समय तक दिल्ली पुलिस से निकल चुके थे, जी जी। और इसीलिए ग्राउंड जीरो की रियलिटी का मुझे नहीं, ये Insiders- इंटरनल पॉलिटिक्स क्या थी मतलब उस समय, चूंकि हाँ। आप यूपीए गवर्नमेंट में काम किए थे और यूपीए जी, गवर्नमेंट में ही जी, आपने छोड़ा, जी। तो अपार्ट फ्रॉम योर क्रिएटिविटी, आपने छोड़ा अपनी क्रिएटिविटी को एक नया अंजाम देने के लिए, हाँ। या नया रुख देने के लिए। लेकिन मैं, चूंकि धीरज जी, आपका सवाल senior बहुत, IPS अफसर थे। मैं समझता हूँ आप जी। क्या पूछना चाह रहे हैं। उसका मैं ही कहूँगा, देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के लोग थे। जी जी जी। एक पर्सपेक्टिव था कि हम नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं हाँ। उसी घटना को, तो जाहिर है हमारा एक सिपाही, इंस्पेक्टर भी हमारा सिपाही है, आईपीएस ऑफिसर भी सिपाही है, वो मारा गया और वो फ्रंट लाइन में मारा गया देश के समाज के हित में, तो वो हमारे लिए हीरो है। और यहाँ तो अभी मैं रशा गया था, वहाँ पे इस तरह के जो लोग शहीद होते हैं उसको तो वो वॉर हीरो की तरह, वॉर हीरो देना, चाइना में हाँ। मैंने देखा जी। ये एक पर्सपेक्टिव है। जी जी। और दूसरी पर्सपेक्टिव ये भी है कि उनको अपना पॉलिटिक्स करना है। उनको वो आंसू आए ना आए, घड़ियाली आंसू भी दिखाना है। जी जी जी। और उस घड़ियाली आंसू से आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। हितैषी हैं, जी। साथ नहीं तो कम से कम हितैषी हैं। हाँ। और उससे उसका रिश्ता वोट से भी है, इसमें कोई शक नहीं। जी। तो दिल्ली पुलिस, ये मेरा पर्सपेक्टिव। जी जी। नहीं, दिल्ली पुलिस की, आप चूंकि आईपीएस और सीनियर आईपीएस रहे हैं, आपके रैंक के लोग डीजीपी वगैरह हैं, आपने बीच में छोड़ दिया, अभी एडिशनल नहीं, अरोड़ा हमारे बैचमेट थे। जी जी। एसपी के सिंह हमारे बैचमेट थे। हाँ, वो सारे लोग आपके साथ के रहे हैं। जी। तो क्या एक ऐसी लॉबी थी जो नेशनलिस्ट लॉबी दिल्ली पुलिस में, जो यूपीए की जो अपनी जो हितैषी वाली आपने बात बताई, उसके अलग काम करती थी? फॉर्चुनेटली धीरज जी, मैंने पाया कि उस तरह की ट्रेनिंग पुलिस में नहीं होती है कि आप इस खेमे के हैं कि उस खेमे के हैं। लेकिन हो जाता है सर प्रैक्टिकली। अमूमन अब थोड़ा सा ज़्यादा पोलराइज हुआ है। अच्छा। बट उस जमाने में एक सिपाही वाला जज्बा रहता था, ये दोस्त है या दुश्मन है, तो समाज का दुश्मन है, इसीलिए तो वो बहुत सिंप्लीफाइड भी है। नहीं, ये अभी के टेररिज्म में और उस समय के टेररिज्म में बहुत अंतर है। बाटला हाउस तक तो बिल्कुल, तो बाटला हाउस थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। जी जी। उसके बारे में और भी चीजें अभी तक बात करते हैं। हाँ हाँ। हालांकि आपसे वो सवाल पूछना नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप मैं उस सवाल से नहीं बच रहा हूँ। जी जी। लेकिन जहाँ ग्राउंड जीरो पे आप नहीं हैं, तो जैसे पुलिस में एक ट्रेनिंग होती है, आंखों देखी और कानों सुनी। जी जी। मेरे लिए वो कानों सुनी है, आंखों देखी नहीं। हाँ, लेकिन अगर उस फोर्स में होते, वहां नहीं भी होते, जी जी, तो आंखों देखी इसलिए होती कि इतना बड़ा इंसिडेंट था कि घूमते फिरते हम लोग वहां पहुंचते ही, जी जी, भले ही बाद में पहुंचते, और जब आप मौके पे पहुंचते हैं तब आपका पर्सपेक्टिव एक काफी तरह का इनपुट आपको मिलता है। नॉट ओनली फॉरेंसिक इनपुट, लोग आके कान में बोलते हैं, कई खबरें वहां पे
ऑन द स्पॉट देखा कि सर ये देख लीजिए, वो सामने आना नहीं चाहते, बताते हैं। तो ये जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है धीरज जी, जी वो बड़ा अब, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि वो आया है लोगों में। कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट का जज्बा समाज में आया है, और पुलिस वाले उससे, समाज से अलग नहीं है। जी फौज में आया है, समाज में आया है। वो नौकरी नहीं, अब उनको लगता है कि नौकरी के बियॉन्ड, नौकरी प्लस कर रहे हैं। अच्छा नौकरी तो सब लोग कर रहे हैं, जी लेकिन हम नौकरी प्लस कर रहे हैं। इस जज्बे से मैंने अफसरों को अब देखा है, सिपाही तक को, हाँ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनको लगता है कि वी आर समथिंग स्पेशल, क्योंकि समाज उनको वो इम्पोर्टेंस भी देने लगे। जी। तो ये थोड़ा सा मतलब जो पुराना ट्रेडिशन था एकदम पॉजिटिव है। पॉजिटिव, जी डेफिनेटली पॉजिटिव है, जी डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि वही जज्बा आपको लगता है बाकी दुनिया मौज ले रही है, आप लगे हुए हैं तकलीफों में, दिन में, रात में, तो लगता है नहीं यार, हम देश के। सर कॉमनवेल्थ में आप हालांकि आप तो कम्युनिकेशन हेड कर रहे जी। थे, लेकिन कॉमनवेल्थ के समय में चूंकि यूपीए सरकार थी और कॉमनवेल्थ की एक तरफ जहां तारीफ हुई बहुत ज़्यादा, बहुत सफल आयोजन के लिए, उसी तरह साथ में वो बहुत बदनाम भी रहा। जी हाँ, तो उसमें चूंकि आप एक पुलिस अफसर के नज़रिए से देखते रहे होंगे, तो क्या कुछ गड़बड़ दिख रहा था या इसको मीडिया नहीं, ने गड़बड़ था। उसमें गड़बड़? दो बातें कही जाती हैं कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को, ग्रुप को विज्ञापन नहीं मिला ज़्यादा, तो उसने एक नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दिया एंड दैट रैलीड। और दूसरा कहा जाता है कि वो घपला था, उसको वो दबाया जा रहा था और अफसर जानते थे इस बात को, लेकिन दबाव में चुप थे। धीरज जी, आप चूंकि ये लिबर्टी दे रहे हैं कि मैं इसको खुल के बोलूं, जी जी आप आज समय भी आ गया है शायद कुछ चीज़ों को। टाइम्स ऑफ इंडिया की गलती नहीं थी। जी कोई भी बड़ा इवेंट होता है, हाँ। इंटरनेशनल इवेंट होता है, हाँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी बड़ी मीडिया संस्थाएं, जी वो एड सपोर्ट के लिए उनकी एक मार्केटिंग टीम होती है, जी जो जाके कहती है और वो बताती है कि हमारे पास ये रोड मैप है कम्युनिकेट करने इस का, तरह हम से। करेंगे। और उसके लिए जो जी। कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप फंड एलोकेट करो, वो कोई उसमें दुराव छुपाव की बात नहीं है। हर मीडिया वाले जाते हैं, करते हैं जी। कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर जाते हैं, कुछ इंटरपर्सनल कांटेक्ट के कारण जाते हैं, लेकिन जाते हैं। आप तो चूंकि कम्युनिकेशन हेड जी थे, जी, तो आपके मैं पास वो आया होगा इसलिए proposal? इसलिए जी, जी। मैं बता रहा हूँ, जी टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसा मुझे पता चला, जी का कोई बायस नहीं था टू बिगिन विथ, और वो एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव उनका उस समय था कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इंडिया की इज्जत की का सवाल है, उसको इन जनरल वी अच्छे शुड से- सपोर्ट। जी जी। आई वॉज टोल्ड समवेयर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुक प्लेस इन बैंगलोर, बट जहां पर कॉन्सियसली उन्होंने ये लिया कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन पेड सपोर्ट। नो, नॉट नेसेसरली पेड सपोर्ट मींस, पेड तो एक पार्ट है ही, अच्छा वो तो रहेगा। वो एक अलग चीज जी, जी। है, बट इन जनरल हम उसको एक नॉर्मल इवेंट की तरह नहीं लेके, हमारे इंडिया का प्रेस्टिजियस इवेंट है, ये एक पॉलिसी, अनरिटन पॉलिसी सी सारे बनी। मीडिया हाउसेस ने। बाकी का मैं नहीं जानता, जी। टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं जानता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा गहरे में जाने का जी। मौका मिला। जी लेकिन हुआ क्या कि हमारे उस समय के जो हेड थे, आज मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ ने मुझसे शेयर किया। मैं उनसे जाके मिला, उनके ऑफिस में ही मिला। मिलते ही वो बड़े एक तरह से रंज में थे। उन्होंने ड्रॉर खोला और ड्रॉर निकाल के चिट्ठी सामने दिखाई कि उदय, ये देखो, दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। उस समय तो मतलब ऐसे भी मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो ऐसे अखबार हैं जो एडिटर के नाम से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन कौन थे उस समय एडिटर? अरिंदम सेन गुप्ता थे, अच्छा, गुजर गए शायद। जी, जी। बहुत ही शानदार प्रोफेशनल इंसान भी, तो मुझे जानते भी थे, क्योंकि मैं उन पोजीशंस में कुछ सालों से था, दिल्ली गवर्नमेंट में भी था, तो ही न्यू मी ब्रॉडली, और हमारा एक्सचेंज बहुत माइनर एक्सचेंज होता था। वो दिखाया उन्होंने लेटर? तो उन्होंने लेटर दिखाया, उन्होंने कहा कि देखो, ये आप जिस जगह पे रहे हो, ये आते हैं उस हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे एड डिपार्टमेंट या हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के उस एफर्ट को इन्होंने ट्विस्ट करके बाकियों से शेयर करना शुरू किया कि वो मेरे पास कटोरे लेके आए थे
हु वाज दैट पर्सन, मतलब कौन लोग जो थे जो शेयर कर रहे थे? जाहिर है कि ये टॉप मैन के अलावा कौन करेगा? कलमाडी। कलमाडी। अच्छा, तो ही वाज द वन हु वाज डूइंग इट, एंड देन उस चालाकी के कारण हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी बना था कि हम प्रो गेम्स रहेंगे, हाँ। उन्होंने कहा तब तो इनको, वो सो anti- दे डिडंट बिकम एंटी गेम बट दे डेफिनेटली बिकेम एंटी कलमाडी। अच्छा। और फिर छोटी छोटी चीज भी उन्होंने निकाल कर दिखानी शुरू की। उसका रिपरकशन ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बेंचमार्क सेट करता है हाँ, आज हाँ, भी हाँ, न्यूज और का। पीछे लोग तो सारे मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स के लिए मजबूरी हो गई फॉलो करें। उसको फॉलो करें। जी जी, वहां नॉट पे ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, सारे मीडिया वाले। जी, तो हुआ में अब हाँ, तो सब मिलके सारे पिटाई लोगों ने- शुरू हुई। जी। और ये कहे मीडिया मैनेज करो। हाँ, मीडिया क्या मैनेज होगा भाई? हाँ, जब आपने एक वो अलग दुनिया है ऐड की। और ये हर जगह, दिल्ली गवर्नमेंट में भी, यूपी गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए मीडिया आती है। नहीं, जब आपने खुद खेल बिगाड़ दिया उसके बाद जी हाँ, बिगाड़ नहीं दिया, अनफेयर ढंग से। अनफेयर ढंग से अगर सच्चाई होती तो अलग बात है। आई मीन अरिंदम सेन गुप्ता डिडंट कम टू यू विद अ बेगिंग बॉल कि आप ये कर दो, और आपने उसको ट्विस्ट बाकियों को कह के देना शुरू किया। देखो ये लेटर आया है। अब वो बेचारे जर्नलिस्ट को ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायनामिक्स का क्या पता? आधे तो मान लिया होगा कि हाँ ये लेटर पढ़ने आए होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ये हाथ ये लेके बेगिंग बॉल लेके आए, क्योंकि मीडिया में यही इंप्रेशन फैल गया, जिससे वो बहुत आहत हुए। अच्छा, और आहत होने के बाद उन्होंने वो जो एक सॉफ्ट रंग कॉर्नर दिखाया। था वो फॉर द गेम्स बीइंग इंडियाज प्रेस्टिजियस इवेंट, वो उनका बदला। लेकिन ये भी है कि उस पूरे प्रोसेस को गेम्स हुआ और सक्सेसफुल गेम्स हुआ। गेम्स टेक्निकली जो गेम्स कहते हैं, मेरे लेकिन ख्याल से दोनों का गेम हुआ। लेकिन सरकार का गेम एक अलग गेम था उस वक्त। जी, गेम होने के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि द एंटायर टॉप मैनेजमेंट लैंडेड अप इन तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल, जाहिर सी बात है। 4 लोगों को छोड़ के, हाँ। उसमें एक आपके साथ अभी बैठा हुआ भी है। जी जी जी, संयुक्ता पानी जी का वो नहीं, आप नाती सोचिए, था। उस समय तो एक महाराष्ट्र कैडर का IAS अफसर था। 4 को छोड़ के, शोभना नारायण जी थी, ये 4-5 को छोड़ के सब जेल गए। कहा जाए कि काजल की कोठरी में से आप बेदाग निकल कर आए। और ये वास्तव में आपका शिव का नहीं, शिव के अलावा आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका ईमानदारी रही होगी, वो दिखी, यही तो दिखा। वो हम आई कुड, बिकॉज मेरे लिए वो डायरेक्ट मेरा चार्ज था, तो मुझे कारण समझना जरूरी था मेरा कि क्या गड़बड़ रहा है। और जर्नलिस्ट जो हमसे इंटरेक्ट करते थे, उनके पास ये पर्सपेक्टिव नहीं था। एडिटर इन चीफ के पास जो डेटा था, वो जरूरी नहीं है कि रिपोर्टर वो जो आए उसके पास वो इंफॉर्मेशन हो। लेकिन अरिंदम दा ने बिल्कुल तपाक से अपनी ड्रॉर खोली, मुझे अच्छी तरह याद है जी, और लेटर निकाल के सामने रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या दिखा रहे हैं। तो इट वाज अ टसल बिटवीन कलमाडी एंड अरिंदम दास। नॉट अरिंदम सेन गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया मैनेजमेंट फेल्ट कि ये बड़ा अनफेयर आदमी है और ये आदमी लेवल प्लेइंग से ज्यादा ट्रिक्स में विश्वास करता है। जी तो भाई वो तो ट्रिक्स के मास्टर टाइम्स ऑफ इंडिया जी जी, को आप कहेंगे कि हम आपको सिखाते हैं। हाँ। तो उन्होंने सिखाया आपको, और बहुत पिटाई हुई इनकी। और उसी पिटाई का नमूना मैं बता रहा हूँ, जब गेम्स खत्म हुआ, सरकार को मजबूरन उन सबको जेल भेजना पड़ा। एक अधिकारी मणिपुर से आए और अपॉइंटमेंट उनका SCO इसलिए हुआ कि वो इस तमाम गंदगियों को निकाल के, ताकि कल उसका मलबा यहाँ न रह जाए। जी जी, तो जो थे सबको ठोक दिया गया। बहुत इंटरनेशनल बदनामी हुई। जो आपने इंटरनेशनल उसका तारीफ बटोरा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल बदनामी होनी शुरू हुई। तो ये बात बहुत साल के बाद में, लेकिन मुझे लगा कि बहुत स्टेट कैसे फंक्शन करती है, उसका एक बड़ा ही। जी, और इसमें जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो बॉडी होती है, वो भी इन्वॉल्व थी क्या? ब्रिटिश मैंने ऑलमोस्ट कई गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स बॉडी थी जी, वो तो स्पोर्ट्स बॉडी होती हैं अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंसल्टेंट होते हैं, उसी तरह से जितने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो तो आपसे उसी क्रम में वहाँ के पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, वो तो क्रम चलता था। वो जो करप्शन की बात कर रहा हूँ कि कहा जाता है कि मतलब जैसी मीडिया में चर्चा थी कि
इन लोगों ने सफाई दी या पता नहीं वास्तव में हुआ था कि ब्रिटिश फर्म्स भी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भी, उनका भी प्रेशर था कि आप कुछ करप्ट करो, करप्शन। अरे आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन फर्म थी, हाँ हाँ स्पॉन्सरशिप देखती थी वो, जी। और वो आई और उसने कहा कि हम 20% लेंगे। ओ अच्छा। वो कोई चौंकने वाली बात इसलिए नहीं है हाँ हाँ कि क्योंकि उनके यहाँ 15% prediction है। 20% कमीशन का एक, हम आपके लिए हाँ, DAV भी 100 लेती है। करोड़ ला रहे हैं, हाँ 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 तो जैसे DAP भी 15% देती है, 15% देती है। तो वो उसको, वो चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात उसमें ये रही, इन्होंने कहा कितना आप फंड रेज कर लोगे, हाँ। तो जो उन्होंने कहा होगा 700 करोड़ 800 करोड़, जो भी फिगर मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर इंटरनेशनल कमीशन एक फिक्स्ड है, 20% हम लेंगे। ठीक है, फेयर इनफ। उस पर नेगोशिएशन हो सकता था कि 20 नहीं 18 15 जो भी, लेकिन ये कमीशन फिक्स हुआ। उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उन बंदों ने, उनके कई फिरंगी यहाँ पर स्टाफ थे, वो आपसे आते थे, आप यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, आप यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है और ये नेशनल प्रेस्टीज का बात है, और वी वांट टू गेट सम एड फ्रॉम द मिनिस्ट्री, तो क्या करना है, तो आप जरा जॉइंट सेक्रेटरी को बोल दीजिए। ओके। अब जॉइंट सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उठा के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बोल दिया, और इसमें किसी प्राइवेट पार्टी को देना नहीं है, ये जा रहा है सारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कॉमनवेल्थ गेम्स को। तो इस तरह करके जितना उसका क्या कहते हैं, और उसका 20% ज्यादा टारगेट था, उससे ज्यादा उगाई हुई स्पॉन्सरशिप। जी जी जी। लेकिन बेनिफिशियरी कौन हुआ? वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो इस तरह के गेम्स हुए, जो कि जो मेरे संज्ञान में कई वर्टिकल थे। पूरे चीज को समझना भी एक आदमी का दावा। ये सारी चीजें तो अभी तक मीडिया में नहीं आई जी, कभी नहीं आई है। आप जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मसला कई जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, हमारे कई दोस्त हैं आज भी हैं, और मैंने कुछ से शेयर भी किया, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम तो एक रिपोर्टर्स पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, लेकिन ये टॉप लेवल पे क्या हो रहा है नहीं पता था। लेकिन उसमें सरासर अनफेयर ढंग से टाइम्स ऑफ इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने हैंडल किया, और जिसका खामियाजा उन्हें तो क्या ये कारण है कि आपने फिर छोड़ देना? नहीं यार, मैं तो पुलिस कर के थक चुका था जी। मुझे लगता था कुछ नया करें। और फिर हमने वो कॉमनवेल्थ गेम्स छोड़ के फिर अपनी कंपनी सेटअप की। मैं कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी में गया, और वो एक नई दुनिया थी, एक पूरा पूरा एक नया एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैजेक्टरी बदल गया। आज भी तो यात्रा। आपकी किताबें भी बहुत सारी, आप बता रहे थे कि किताबें आपने तब से लिखनी शुरू की जब आप प्रसार भारती में थे। जी, प्रसार भारती में था। मैंने उस समय एक किताब लिखी, मेकिंग न्यूज़ जी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था वो। और मेरे मन में क्यूरियोसिटी रही कि न्यूज़ क्या होता है। आप लोगों से भी बात करता था, सीखता था, लेकिन मुझे लगता था इस पर एक ऐसी किताब हो जो स्टूडेंट वगैरह को यंग एज में, इम्प्रेशनिस्टिक एज में क्लैरिटी हो जाए कि ये बड़े बड़े लोग न्यूज़ को, किस चीज़ को न्यूज़ मानते हैं। अच्छा। ये क्यूरियोसिटी से वो किताब मैंने शुरू की, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि वो किताब अच्छी बन पड़ी। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया, और फिर तो वो दैट बुक डिड एक्सट्रीमली वेल। और तब मुझे चस्का लगा जरूर लिखने का कि भाई प्रोफेशनल दुनिया में भी मैं। एंड उसके बाद तो वो तो शायद मेरे ख्याल से संकलन था, आप जैसा बताया कि हाँ, एडिटेड किताब था। लेकिन एडिटेड किताब में भी धीरज जी आपने अपना पूरा भी लिखा। उसके बाद तो मैंने कई, अब 8वीं किताब मेरी अभी जस्ट खत्म हुई है, अब 9वीं पे काम कर रहा हूँ। तो वो एक चल पड़ा, लगा कि ये क्या सब्जेक्ट्स आपको फैसिनेट करते हैं? मैं जैसे, मुझे ऐसा लगा कि भारत की आत्मा एक कन्वेंशनल विजडम है कि गांव में है जी जी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में है जी। अगर आपको समझना है तो आप, मुझे ऐसा इस यात्रा में महसूस हुआ कि ना पूरा गांव में है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। ये जो भारत की आत्मा का मतलब कोर, आपके अंदर की क्या दुनिया है, वो हमारे एंशिएंट सिटीज में है। सिटीज लाइक वाराणसी, सिटीज लाइक उज्जैन, सिटीज लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, बोध गया। तो मुझे लगता था कि अगर इनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं
बहुत कुछ इसमें से क्षय हो जाएगा। तो वो टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज को मेरे मन में हुआ कि मैं ही नहीं, कई लोग जो करें, उसका कलेक्शन एक ऐसा खड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ, 52 शक्तिपीठ है। एक किताब नहीं है सर अच्छा, ढंग की हाँ। जो 52 शक्तिपीठ को अच्छा पिक्टोरियली हाँ। आपके सामने पेश उसमें करे। से कुछ पाकिस्तान में भी चले गए, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, नेपाल, ओके। कैलाश में, अच्छा, कैलाश में जो, तिब्बत में, वो हाँ चाइना बिल्कुल, में। कैलाश के टॉप पे हाँ, हाँ, जो गौरी कुंड है, हाँ, हाँ, मान्यता है वो- कि वहां वो पर पार्वती स्नान पीठ में करती है। थी, जी, वो जी। शक्तिपीठ। उसके बगल में एक काफी बड़ा बोल्डर है, जी, जी, माने ह्यूज साइज बोल्डर, जहां हम लोग जाके, और वो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट शक्तिपीठ है आज भी। अच्छा, वो है तो है हाँ, 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 वहाँ। भौगोलिक सीमाएं अलग जी अलग जी, हैं। जी, तो वो जो बृहत्तर भारत का जी, की जो परिकल्पना की जाती है, वो हवा हवाई नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी कहीं नहीं है। नहीं, जो लोग उसमें हैं, उस नॉलेज की दुनिया में, उनको तो है, जी, लेकिन एक हाँ, मतलब एक डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं। डॉक्यूमेंटेड नहीं है, या आम लोगों को उसकी जानकारी कम है, जी, जी, या नहीं है। हाँ, अब सोचिए कि ये दोनों हमारे स्पिरिचुअल एक तरह से रीढ़ की हड्डियां हैं। जी, जी, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश मानसरोवर। हाँ, कैलाश मानसरोवर पे तो किताबें हैं, जी, जी, उसमें से अधिकतर किताबें फॉरेनर्स ने लिखा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है। जी, लेकिन शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि क्यों इसको कमीशन करके एक वॉल्यूम, 10-15 वॉल्यूम की बनाना एक चाहिए। अच्छी किताब जो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो जाए। लेकिन वॉल्यूम्स में आपने यह समझिए कि पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया आपने लिखा है कायस्थों पर। वो 8वीं किताब जी। जिस पर वो, हाँ, इसकी काफी चर्चा है। जी और हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत बृहद, मतलब इसका सारा का सारा समझिए कि सारा कुछ कायस्थों के बारे में बताया है जी आपने। हाँ, वो एक्चुअली, और इसको कैसे, मतलब कब धीरज से जी, काम कर रहे थे इस पर? और नहीं मुझे, धीरज जी, हम लोग, मैं कायस्थ कम्युनिटी का हूँ, और धीरे धीरे जब रिसर्च की इच्छा इसलिए हुई कि लगा यार हम राइटर्स क्लास हैं भारत के पहले। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं, ब्राह्मण पहले थे। ब्राह्मण स्मृति श्रुति परंपरा के संवाहक थे हजारों साल तक। और उसके बाद जब स्टेट फॉर्मेशन हुआ इंडिया में, 16 जनपद बने, मगध भी जनपद था, कौशल भी जनपद था, तब स्टेट को डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई। और उसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने रॉक एडिक्ट पे लिखना है, पिलर एडिक्ट पे लिखना है, अध्यादेश जारी करना है। एक इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड नॉन ब्राह्मणिकल क्लास खड़ा हुआ, ये और ये मतलब हिस्ट्री है। नहीं, ये किस कास्ट को डेवलप किया इन्होंने? ये क्षत्रिय? हाँ, आया। एकदम आपने सही कहा। एक इसका जो 3 कोर्ट केसेस हुए, वो बड़ा अपने में एक कहानी है। जी, जो अभी पॉडकास्टिंग चल रहा है, और कभी मौका मिले तो देखिएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें से जो लास्ट हाई कोर्ट की रूलिंग हुई कि इनकी जाति कायस्थ है और वर्ण इनका क्षत्रिय है। ओ, अच्छा, जो सोशियोलॉजी में वर्ण और हाँ, जाति में फर्क करके उन्होंने डिस्टिंग्विश, और वो आज तक फिर चैलेंज नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि वो बहुत सुंदर डॉक्यूमेंटेशन है। शायद स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा था। जी हाँ, जी कि हम क्षत्रिय वर्ण स्वामी विवेकानंद, जब ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये शूद्र है। अच्छा, पहले एक जमाने में द्विज हाँ, हाँ, वर्ण के थे, लेकिन कालांतर में अपने आकाओं के साथ रह के इनका मलेक्षीकरण हो गया। वो नहीं, जो शूद्र वाला जो केस है, हाँ। वो शायद किसी राजा का केस था। वो केस पहुंचा था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। इनहेरिटेंस, बता तो रहा हूँ, इनहेरिटेंस का केस था। हाँ, और उसी केस में बहुत इंटरेस्टिंग है वो, आपका समय खा जाएगा। मैं समझता हूँ वो अलग उस पर हाँ, उस पर पूरी, जी, जी, क्योंकि खंडों में बताने में पर्सपेक्टिव लोगों को नहीं टूट मिलता। जाता है। जी, लेकिन मोटा ये था कि पहला केस है जिसमें उन्होंने शूद्र इनको डिक्लेयर कर दिया कि पहले द्विज थे, लेकिन कालांतर में अपने चाल चलन, अपने इससे ये हो गए शूद्र, इसलिए इनको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी जब उसी वक्त में जब अमेरिका गए, तो बंगाल के कई अखबारों में लिखा जाने लगा
कि हैं शूद्र और चले हैं धर्म प्रचार करने। अच्छा अच्छा। उस समय तो ये चीजें बड़ी, अब ऐसे कोई लिखेगा भी नहीं। हाँ 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 अब चीजें बदल गई हैं। जी। तो ये बात जब उनके कान में पहुंची तो बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने गुरु परमहंस जी से संपर्क किया, हाँ। दूरभाष किया होगा, कैसे किया होगा मैं नहीं जानता, और उनसे उन्होंने गाइडेंस मांगा कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि क्या करो, ये 2 किताबें मैं जानता हूं, ये तुम अमेरिका में हो, तुम किसी से मांग के पढ़ लो, और इसके अलावा तुम जिस गौरवशाली इतिहास जो तुम्हारी जाति का है उसको थोड़ा अध्ययन करो और डिफेंड करो, और तीसरा रास्ता नहीं है। तो पहली बार विवेकानंद की किसी राइटिंग में जाति पर उन्होंने बातचीत नहीं की है। ये लौट के आए तो मद्रास में बड़े उन्होंने दबंग ढंग से इस बात को कहा कि पूरे भारत को जिस जाति ने राज किया है, बहुत, आप पढ़िएगा वो किताब के फॉरवर्डिंग पेज में ही मैंने अच्छा उन्हीं से शुरू की है। जी जी। वो बड़ा इंस्पायरिंग था। अच्छा। कि ही टुक, एंड ही इज नॉट नोन एज जातिवादी विचार के आदमी, वो बड़े उस जमाने के हिसाब से सुपर सेकुलर आप कह सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो पूरे भारत हाँ, को तो उन्होंने उसको डिफेंड किया। जी। तो एक तो ये कारण था कि मुझे लगा कि स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी जब कह रहे हैं, जिनको मैं भी उतना ही तहे दिल से इज्जत करता हूँ, और मैं कौन होता हूँ इज्जत करने वाला, वो डिजर्व करते थे वो। और दूसरा लगा कि जो हम लोग जिस जाति से आते हैं वो भारत का पहला राइटर्स क्लास रहा। श्रुति स्मृति परंपरा में ब्राह्मण रहे, लेकिन लेखन की परंपरा यहाँ से शुरू हुई। ट्रेजेडी उसकी ये रही कि उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में लिखा जी, अपने यहाँ गाँव के बारे में लिखा। एक जमाने में जितने पर्शियन स्कॉलर्स थे, उसमें से 80% स्कॉलर्स कायस्थी थे। अच्छा। अंग्रेज आए तो नीरज सिंह चौधरी जैसे लोग खड़े हो गए, जिन्होंने जो कहते थे कि अंग्रेजों को मैं डाइनिंग टेबल मैनरिज्म सिखा रहा हूँ। अच्छा। ये अपने बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। और अभी भी आप गूगल बाबा ट्रेस करें, विकी अंकल को आप ये करें, तो बहुत ही सुपरफिशियल जानकारी आपको मिलेगी। जी जी। और तो वो जो कमी थी वो उसको मैंने अपॉर्चुनिटी दी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे में आपके सामने चैलेंज भी रहा होगा कि खोजें कहाँ से रेफरेंसेस। अरे बहुत आनंद आया सर जी। लोग कोविड में घरों में थे, हम लोग 2-3 लोग, कभी अकेले कभी दुकेले कभी। अच्छा, उस समय से चल रहा है आपका काम इस 21 राज्यों में गए हम। अच्छा। वो टिपिकल, वो कब से इस पर काम शुरू किया आपने? 2019 से लेकर 21 तक हम लोग भटके। अच्छा। 21 राज्यों में भटके। अच्छा। जहां भी पता चला यहाँ भी हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। उन वी वांटेड टू, क्योंकि हम लोग फील्ड परंपरा से आते हैं, सोशियोलॉजी में फील्ड स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस है। जी जी। तो वही जो हमने कहा, कानों सुनी आंखों देखी, जब तक देखे नहीं आदमी। और उस पर एक कश्मीर गए तो वहाँ का पता चला कि अरे ये तो ललितादित्य का बना हुआ ये मंदिर, मार्तंड मंदिर, आज भी जाके देखिए तो मन खुश हो जाता है साहब। जी जी। सूर्य मंदिर जाइए वहाँ उड़ीसा में, ये कायस्तों के बनाए हुए मंदिर हैं। इसके बाद एक पर एक चीजें। अच्छा। ऐसी, वो तो किसी देव बर्मन फैमिली का, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का बना हुआ ये जो कायस माइग्रेट किए थे साउथ से, उनका है जो भी मेजर। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, मैं बताऊं इतनी चीजें रिवील होकर आई। तब हमें लगा कि अब कश्मीर आप ले लें फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड आपको, आज भी श्रीनगर आर्काइव में जो हिंदू राष्ट्र वाला सेक्शन है उस पर ताला लगा हुआ है। मैं एटलीस्ट 2 साल पहले की बता रहा हूँ। और सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी, और बड़े मुश्किल से ब्यूरोक्रेसी में चूंकि एक्सेस था मेरा, तो हमने रिक्वेस्ट करके, ऑफिसर का नाम लेना ठीक नहीं होगा, हम वहाँ पे ताला खुलवाया, उसका ताला खुलवाया जी, और जोर जबरदस्ती से नहीं, उनकी सहमति से। और वो जब घुमा तो मैं दंग रह गया। 400 सालों का कायस्थ राजा का इतिहास है सर। अच्छा। ललितादित्य और पूरा कारकोटा डायनेस्टी देखें, कारकोटा डायनेस्टी का एक पार्ट, एक छोटा हिस्सा ललितादित्य का था। तो ये इतिहास को आपको लगता है कि पूरे देश में अलग अलग कारणों से दबाया गया, जिसमें दबाया गया और उसको कलम किसके हाथ में है जो लिख रहा है? अब नहीं, यही तो आइरोनी है कि कलम कायस्थों के हाथ में, फिर भी वो अपना इतिहास सही नहीं लिख पाए। नहीं लिख पाए।
क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में काम कर रहे थे, क्योंकि वो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ ही था। हम जैसे फकड़े लोग की तरह नहीं था कि जो मन में आया लिख रहे हैं। और उसका वो स्टेज आज आया है कि सरकार भी नए ढंग से पूरे हिस्ट्री को देखने की परंपरा डाल रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सेंस ऑफ प्राइड जब तक हमारा नहीं होगा, हम गुलामी की मानसिकता में ही जीते रहेंगे कि अरे यार हम में ही कमी थी कि 800 साल उन्होंने राज्य किया, हाँ, किस हालत में किया और क्या क्या वो एक दिमाग में बिठा दिया गया। बिठा दिया गया आज भी वामपंथी इतिहासकारों ने और ये फर्क धीरज जी आज देखिएगा कि जैसे आपका यंग बच्चा है, इन बच्चों में वो सेंस ऑफ सर्विलिटी बहुत कम है। हमारे जो पेरेंट्स थे वो गोरे को देखते थे, मान के चलते थे ये सब महान है, कॉम्पिटेंट है। हम लोग के समय भी हैंगओवर रहा कि कोई अगर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया तो आज के डेट में बच्चे हर स्कूल में 10 गोरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, तो दे गिव अ डैम। मैंने अपने खुद लड़के को साथ उसके एक क्लास में 8-10 बच्चे थे और उसमें कोई उस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो अमेरिकन से भी बात कर रहा है तो वो उसके लेवल पे बात कर रहा है। तो ये बदला है, ये बदला लेकिन सर इतिहास में जैसा कि हम लोगों ने भी इतिहास की पढ़ाई जब की तो उस समय फेमस राइटर हुआ करते थे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। हाँ, लेकिन कहा जाता था, इवन टीचर्स कहते थे कि इनके बारे में अगर कोट करोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। एकदम। और इवन यूपीएससी वगैरह में तो इसको, इनके अप्रोच को बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल नहीं तो आपने तो यूपीएससी दिया तो जी, आपको भी आएगा। बैशम को डालो, जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन लोगों को डालो, रोमिला थापर को डालो। सही करें। और जो इनके बारे में लिखोगे, जो हिंदूवादी या राष्ट्रवादी जिसको कहा जाए, वो अगर लिखें, उनके कोट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा अभी भी वो परंपरा तो है ही, अभी उल्टी हो रही है। नहीं यूपीएससी ये जो ऐसा चेंज हुआ है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जिनकी बात कर रहे हैं जी, और जो बहुत एक पर एक आरसी मजुमदार, हाँ, पूरे बंगाल का इतिहास कोई पढ़ना चाहे आज जी जी, तो बिना आरसी मजुमदार के वो समझ सकता है क्या? नहीं, आरसी मजुमदार को हिस्ट्री के पन्ने से गायब कर दिया गया। उसी तरह डीसी सरकार, हाँ, और ऑफ कोर्स जो नाम आप ले रहे हैं बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है, जी, ये पूरे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को साइड कर दिया गया। हाँ, एक नया पौधा पनपा जी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का। हाँ, और जो भी आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो रोमिला थापर हो, हाँ, ये सब उसी बैशम, डीएन झा, जी, बैशम तो फिर भी थोड़ा लिबरल थे, वो उस एक्सट्रीम में नहीं थे, लेकिन उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, जिसको लिबरल लेफ्ट ब्रॉडली कहा जाता है। तो उनकी लिखी हुई किताब, मैं तो बता रहा हूं आपको, ललितादित्य जैसा राजा उसको पूरे भारत में जी, जिसने आगे बढ़ के हाँ, टर्क्स को टक्कर दिया और अरब्स भेजा को, था, जी, टर्क्स को, अरब्स को, रशियंस को और मंगोल को, उस सब को आगे टक्कर नहीं दिया सर, आगे बढ़ के उसके भूमि पे जाके पिटा। हाँ, और वो हमारे एनसीईआरटी की किताब में एक पैरा में, जी, एक पैरा भी इंडिपेंडेंट पैरा नहीं है, वो पैरा है कि राज तरंगिणी लिखा था जी, फलाने ने, हाँ, और ये ललितादित्य के बारे में, उसके बारे में इमेजिन जी, उस पर ताला लगा के आज भी रखा गया है। उसको डार्क एज कह दिया जाता है कि डार्क एज है पूरा। तो वो तो एक जातियां हुई हैं उस तरह की, और उसको करेक्ट करने की नहीं, तो वो क्या अब करेक्ट हो रहा है यूपीएससी के लेवल पर या यूपीएससी के लेवल पे? मैं तो अभी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज अब मिलने फिर से रिवाइव हुए हैं, तो लोग कोट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या आपने जैसा बताया कि अभी तक एनसीईआरटी में नहीं जुड़ा? नहीं, एनसीईआरटी फिर नए ढंग से लिखा जा रहा है, उसमें रिवीजन हुआ है। अब एग्जैक्टली जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अब वो बयार बहने लगी है। अब पूरी तरह आंधी की तरह बही है कि धीरे धीरे बह रही है, वो जमीन पे टच कर। थोड़ा सा पर्सनल आपकी ओपिनियन चाहूंगा। नई जो सरकार है, कहा जाता है कि यही आपने जो बात कही, इसी बात पर पूछना चाहता हूँ कि क्या जो नई सरकार है वो थोड़ा सा सुधार करने में डरती नहीं है? आपको लगता नहीं है कि उतना बोल्डली नहीं आ पा रही है? देखिए, नई सरकार के अंदर भी हर जगह जैसे गरम दल होते हैं, नरम दल होते हैं। हाँ, तो जो नरम दल वाले हैं वो कॉशियसली मूव करना चाहते हैं। आपने जैसे हिस्ट्री का जिक्र किया, तो इस हिस्ट्री को अभी भी कुछ सुधार हुआ, फिर अचानक कोई दबाव आया, फिर उसको वापस ले लिया गया उस सुधार को, तो इस टाइप का कुछ नहीं कहा गया? इसीलिए बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि जितना बड़ा मैंडेट है
उस तरह से बोल्डली इन कर नहीं चीजों पे रहे। काम नहीं किया जी जा रहा जी है। जी जी। आप एक जमाने में कहा जाता था कि सीपीएम वगैरह दबिश दे के वो जेएनयू और जिसको माइंड माइंड गेम प्लेइंग मिनिस्ट्रीज होती थी, हाँ, उसको ये अपना मैंडेट लेते थे। ले लेते थे। भले ही उनको 2 एमपी उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़े, जी जी और वो जानते थे कि इससे ही, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आज के डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, शुरू में दे दिए हाँ कि एचआरडी, जो बेचारे बिल्कुल जी हाँ, कोई जी हाँ। डिग्री होल्ड नहीं करते तो थे, ये उनको- 4-5 जो मिनिस्ट्री हैं जो एक्चुअली शेप करती हैं थॉट प्रोसेस को पूरे कंट्री में, हाँ, हाँ, उस पर वो दबिश बना के अपने हाथ में रखा उन्होंने। हाँ, अब फॉर्चुनेटली आपके हाथ में आया है, तो अलग अलग तरीके से ये तमाम मिनिस्ट्री एक विजन के साथ काम कर रही है, और खूब हल्ला गुल्ला होता है कि अरे लेकिन वो अनसाइंटिफिक लिखा जा रहा है। लेकिन वो बोल्डली तो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। अब बोल्डली तो भाई, अब जैसे आप बड़ा फंडामेंटल सवाल पे धीरज जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट, आई मस्ट से, तंत्र तो वही है ना सर, जी जी। नया मंत्र आ गया है। हाँ 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 तंत्र वही पुराना है। हाँ, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी, हाँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी में वो उसी मूलभूत फर्क उसी है। से आए हैं, उसी तो mindset वो से आए हैं। उसमें आज भी एक अच्छा खासा लॉट है कि उसको लगता है कि क्या ये क्यों करें? क्यों करें, और ये क्या अलगाववादी लेखन में को प्रमोट किया जा रहा है, ये तो कहेंगे ही। हाँ 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 जब भी चेंज होती है तो आपको लगता है जो कंजर्वेटिव ओल्ड लॉट है हाँ, हाँ, उसको डिस्कम्फर्ट जोन में जाता है, उसकी अच्छा। रेटिंग घटती है, उसका भाव कमता है, तो वो तो छटपटाता ही है। मतलब नहीं तो पूरे भारत में जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने एक छोटा सा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा कि हमारे जगत गुरु हैं साउथ वाले, तो वो एक कैंपस कनेक्ट करके उनका प्रोग्राम है, गूगल में आप कोई भी देख सकता है, और उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड के, वो गए वहाँ, यूएस के जो टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, और अपनी बात वो बच्चों से करते हैं, कई बात निकल के आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है। हिंदुस्तान के मुझे मालूम है कि 6-7 जगह उनकी एंट्री आज भी नहीं हुई है, अच्छा। आज भी नहीं हुई। अच्छा। एफटीआई पुणे, हाँ 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 फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हाँ, 2 बार इन लोगों ने रीच आउट करना किया, कैंसिल कर दिया गया प्रोग्राम, क्योंकि टीचर्स, पढ़ाने वाले बच्चों के कौन है, टीचर्स हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, वो वही उनको कैसे आप निकाल दीजिएगा। जी जी जी। तो तंत्र, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि तंत्र पुराना है, मंत्र नया है। निकाले नहीं तो कुछ लोगों को भर्ती तो करें, साथ में जोड़ें। तो वो जो प्रक्रिया है वो बहुत सहज नहीं है, और बहुत सर कोर्ट है। शुरू में हो सकता है कि मानते हैं कि भाई 2 साल के भीतर नहीं हो सकता, 3 साल, 11-12 साल हो गए मोदी जी नहीं, को आए हुए। वो उससे पहले भी 5 साल अटल जी और रह ये पाए। क्रिज्म भी है उनका। जी ये आज जो लोग थोड़ा सा फास्ट चेंज वाले हैं, हाँ उनको लगता है कि ये सरकार जितना बड़ा मैंडेट दिया गया था उस स्पीड से जी वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाए। बड़ा बड़े काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे, जैसे राम जन्मभूमि, हाँ हाँ आपके आने में राम जन्मभूमि की जीत बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन टेम्पल आपके एजेंडे से कहाँ कहाँ रहा। कई पूरे कंट्री के टेम्पल्स हैं, उसका रिवाइवल है, उसमें सरकार उस खजाने से अपना हिस्सा लेती रही है, उसको वापस क्या देती है भगवान जाने, और ये सब मुद्दे लोग उठा रहे हैं। जी जी। तो अगर वो आपकी जीत और आपको लाने में उसने इतनी बड़ी भूमिका अदा की, हाउ कैन यू प्लेस दैट एज अ कैटेगरी 2 इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। हाँ हाँ वो है, इसीलिए लोगों ने वोट दिया, और भी कारणों से दिया, लेकिन वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण था धीरज जी, जिसको लोगों को लगता है, जो थोड़े से। आपके आने वाले लेखन में क्या ये चीजें आएंगी या नहीं, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ गया पे, जी, और वो काम थोड़े से अलग। ये विष्णुपद टेम्पल पर या नहीं, विष्णुपद टेम्पल पे तो हमने 2017 में काम किया, जो गया बताया जी। वो काम। ये एक तरह की पहली बार मैं नॉवेल जोनर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। और ये बुद्ध की कहानी है, ओके। और बुद्ध मोटे तौर पे सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध कैसे बने, अच्छा। क्यों बने, अच्छा क्या फोर्सेस रही, अच्छा
उस पर तो ये नॉवेल किस तरह का बुक होगा नॉवेल है, अच्छा, उपन्यास। तो कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी हाँ, होगा? हिस्टोरिकल फिक्शन कह सकते हैं, अच्छा, हिस्टोरिकल फिक्शन। और डायलॉग्स वगैरह उनके बीच? हाँ, वो पूरा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है वो तो। जी। वो तो मैंने एक किताब जब की तो मैंने जहाँ जहाँ बुद्ध गए उन सब जगहों में मैंने उनके, बुद्ध कोई जापान और चाइना नहीं गए, अच्छा, बुद्ध तो बिहार, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा नेपाल। नेपाल, जी। इसके अलावा उस समय के जो 16 जनपद थे उसमें भी 6 जनपद में ही इनकी यात्रा चलती रही। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ गया शुरू के रिसर्च में ही, तो हमने कहा यार ये 6 जनपद जब बुद्ध उस समय जा सकते हैं। ये गाड़ी गाड़ी वगैरह की तरफ गए थे बुद्ध या? नहीं नहीं नहीं, तो वहाँ ये सब बुद्धिज्म की कहानी है। बुद्धिज्म फैला, लोग बुद्धा और बुद्धिज्म को मिक्स करते मिक्स हैं कर देते हैं। और बुद्धिज्म की कहानी में बुद्ध को जोड़ के, तो चीन उन की तरफ भी नहीं गए नहीं, होंगे, वो लेकिन चीन सब में सब बात की कहानी है। अच्छा। सब बात की कहानी है, डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत बाद में हुआ ओह, अच्छा। जो बुद्धिज्म की। मेरे ख्याल से ये सम्राट अशोक के जो साम्राज्य के साथ हाँ, साथ फैला। साथ माने उनके मृत्यु के ऑलमोस्ट 300-400 साल बाद से डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। आनंद की भी भूमिका उसमें शुरू में इनकरेजमेंट करने में काफ़ी रही। अशोक का पैटर्नेज उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था। जितनी काउंसिल्स हुई उसमें फैसले लिए गए। और हिनायन की राइटिंग आप देख लें, अच्छा, या फिर महायान की राइटिंग देख लें, अच्छा, या इवन आज के कॉन्टेम्प्रेरी डे में अंबेडकर की राइटिंग देख लें, ये सब बात की चीज़ है। बट बुद्ध तो एक मोटे तौर पे बोध गया में इनलाइटनमेंट हुआ, बर्थ हुआ उनका नेपाल में लुम्बिनी में, पहला सरमन दिया उन्होंने सारनाथ में, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये 4 उनके मेजर पिलग्रिमेज सेंटर हैं। और इसके अलावा कई जगह वो जाते रहे। कपिलवस्तु इम्पोर्टेंट है, जेतवन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के, और ये 16 जनपद में केवल 6 जनपद को उन्होंने टच बेस किया। अच्छा, जहाँ तो मैंने कहा कि जब उस जमाने में बिना गाड़ी छकड़ा इसके बुद्ध जा सकते हैं तो आज तो सब कुछ है। हम लोग जिद करके उस तमाम जगहों में गए। अच्छा, और उससे तो वो किताब तो खड़ी हो गई। आज भी आप जब बोध गया जाएं तो BTMC जो उसको बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, सरकार का उसमें भागीदारी है। चाहे मोदी जी गए या थाईलैंड का राजा आया, वो वही किताब को ऑफिशियल गिफ्ट देते हैं। अच्छा, लेकिन वो किताब एक कमीशन किताब थी, मंदिर और उसके जो आपने जो लिखी थी। जी हाँ, मैं उससे निकल के जो आया, छन के आया, वो बड़ा प्रश्न आया कि बुद्ध बने कैसे, बोध गया ही क्यों आए। सही। और वो सिद्धार्थ गौतम तो एक राजा की तरह थे, और राजा की कई कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, उससे थोड़ा अलग थे। और वो कैसे, उनका टर्निंग पॉइंट क्या आया, उस पर मैं काम करते करते कई विजिट्स मैंने गया के और उन जगहों पे किए। मैं कुशीनगर भी गया, मैं लुम्बिनी गया, इन्हीं प्रश्नों को लेके। अच्छा, और उससे छन के जो आया तो बहुत ही, अब उतना बताना ठीक नहीं है। जी, लेकिन प्राइमरली मैं इस पर नहीं। और क्या क्या योजनाएं आपकी, कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री से भी जुड़े हैं आप? फिल्म में मेरा लड़का चूंकि फिल्म में जा चुका है, जी, और आप लोग के दुआओं से अच्छा कर रहा है वहाँ। उसकी फिल्म ह्यूमंस इन द लूप नेटफ्लिक्स पे है, उसका एसोसिएट डायरेक्टर है वो। एक और फिल्म काफी चर्चा है, चर्चा है जी। और वो एक नए जनरेशन के बच्चे हैं जी। वो AI और ट्राइबल की दुनिया को उसने साथ में जोड़ के जो कहानी बनाई वो अद्भुत। उसको अमेरिका में कई अवार्ड मिले जी। उसको पेरिस बुलाया गया, वहाँ अवार्ड किया। अभी रशिया गया था, मुझे भी ले गया था एज फादर। मैं उसके अटैची बन के गया था, प्राउड फादर। तो अच्छा लगा मुझे जी। ऑफ कोर्स मैं उसमें को प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा, तो टेक्निकली मैं फिट होता हूँ। तो यही इसीलिए मैं पूछा कि आप फिल्म इंडस्ट्री से भी, टीवी इंडस्ट्री से। मेरे दिमाग में है कुछ योजनाएं हैं जी। और दोनों में अगर सामंजस्य, ये मेरे ख्याल से जो नॉवेल लिख रहे हैं इस पर भी फिल्म बन सकती है। इस पर फिल्म बन सकती है, लेकिन ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और इसमें जिस तरह का फंडिंग की ज़रूरत, क्योंकि ये बड़ा आउटडोर ड्रिवन इसका लैंडस्केप है। वो आपको डुंगेश्वरी के पहाड़ियों में और आपको लुम्बिनी में, और फिल्म की दुनिया में कई फिल्में देखी बहुत कम बजट में बन जाती हैं। आउटडोर शूट बहुत कम होता है।
जैसे टेलीविजन में हाँ। न्यूज में देखा होगा, नहीं जो आजकल जाके तो रिपोर्ट एआई और सारा का सारा इसी स्टूडियो को पहाड़ भी बना दिया जा सकता है, समुद्र नहीं, भी अगर बना बनाए दिया जा आदमी सकता तो है। देखिए, मेरा ये मानना है धीरज जी, जो बनाए तो फिर टॉप क्लास बनाए, हाँ हाँ, और नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करके तो आजकल एआई वाले रोज। कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो आज की तारीख में जैसे इवन स्टीवन स्पीलबर्ग भी जो जिन्होंने जितना हाँ, ये हाँ, किया हाँ, हाँ। प्रयोग तो यू किया, नेवर नो, बट दोज आर एक्सपेंसिव। हाँ एक्सपेंसिव है, जितनी नो आप डाउट, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। वो फिल्म स्पिलबर्ग्स की, जी। जहाँ स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्म सब वो देखे, पूरा ग्रीन पर शूट करते 300 वाला आप और देखिए उसका जी पूरा फिल्मी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, लेकिन वही एक्सपेंसिव है, 1000 एक्सपर्टीज करोड़ जो है। 2000 हाँ करोड़ हाँ, तो आज की तारीख में लग भी रहा है, अब जैसे रामायण पर अब जो नई फिल्म यू बन नेवर रही नो, है, बुद्ध पे अभी तक हाँ फिल्म नहीं बनी है धीरज जी। शायद बनाने की कोशिश हुई थी, कोशिश हुई थी, जी, लेकिन वो पूरी नहीं हो और पाई। बड़े एक दो प्लेयर उसमें आए, हाँ, लेकिन रह गई। जबकि बुद्ध पर या बुद्धा सर्किट पर मैं अभी गया में रह चुका हूँ, तो उसमें बहुत जो फंडिंग अच्छा, थी आप गया जापान में जापान रहे से, हैं? जी जी, ओह, तो मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ, अच्छा। तो उस समय मैं वहाँ जाता था, हालांकि पढ़ता इलाहाबाद में था उस समय, लेकिन तो वो जो सर्किट है वो जापानीज फंडिंग से डेवलप हुई है, फिर वो पूरा जो जी हाँ, जी कुशीनगर जी हाँ। लखनी सबका, तो वो मतलब है अच्छा बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत का स्कोप है उसमें। स्कोप है, बहुत हाँ, स्कोप है, और उसको डॉक्यूमेंट किए जाने की निहायत बड़ी ज़रूरत है। जी जी, 20-22 कंट्रीज बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, हाँ हाँ उनके टेकर्स हैं, हाँ हाँ, और उसमें से कई कंट्रीज काफ़ी जी ठीक ठाक प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, हाँ हाँ ऐसे नहीं है जी, कि वो टूटे फूटे। हाँ सो अगर उसको किया जाए तो बहुत उस दिशा में मैं दिमाग लगा रहा हूँ जी जी, कि वी कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ गुड फिल्म ऑन बुद्धा इन कमिंग टाइम। हाँ हाँ, उसका इस नॉवल से डायरेक्ट कोई रिश्ता अभी नहीं है, जी जी, बट यू नेवर नो, अगर नॉवल लोगों को बनना पसंद चाहिए, आया जी जी, तो मे बी वी गेट सम इंटरनेशनल टिक। हम्म, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम उस चश्मे से नहीं देख रहे हैं कि बुद्ध भगवान है। जी जी, हमें सुपरमैन जरूर मैं मानता हूँ उनको, अ वेरी स्मार्ट पर्सन, और दिस वर्ल्डली, तो उसमें जो मॉन्क्स की दुनिया है उनको वो पेडेस्टल पे रख के भगवान की तरह पूजते हैं, और जब आप इंसान की तरह जब उनको देखते हैं तो उसकी खूबसूरती का लेयर्स आप अलग है, अलग है। जी जी। तो मैं उन खूबसूरत लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रयास में पूरा सफल होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए सर और हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कभी और फुर्सत में आपसे आपकी जो किताबें हैं उन पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ किसी और गेस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण।